स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला के दूसरे चरण में आज यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चरण का पहला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज भी आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को मैं पूरी तरह से जो इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, साथ ही स्टूडेंट्स मैं इसमें बहुत ही जानकारी भरी चीज़ें भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पूरा इस वीडियो को देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस के सही उत्तर बताने के बावजूद भी मैं कई तरह की बातें यहां पर बताऊंगा, जिससे कि और भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर सामने आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को स्टूडेंट। तो पहला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो स्टूडेंट्स, अमोनियम सल्फेट जो होता है यह एक प्रकार का नमक है, यानी कि हम लोग इसे लवण कह सकते हैं। और इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो सूत्र होता है NH4 हॉल 2 SO4। तो ये आपके हो गए अमोनियम और ये पार्ट आपके हो गए सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है आपके नाइट्रोजन की जो बात हम कर रहे हैं, नाइट्रोजन का प्रतिशत 21 हो जाता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? जो नाइट्रोजन होता है उसका प्रतिशत 21 होता है। इसमें आपकी क्या होती है, फसलों को जो नाइट्रोजन 21% है, ये काफ़ी मात्रा हो जाती है। इससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। और इसमें नाइट्रोजन जो फसल को मिलता है वो इसी अमोनियम सल्फेट से मिलता है। साथ ही स्टूडेंट्स, यह एमोनिक स्वरूप में मिलता है, जो धान की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी स्टूडेंट्स, ये धान की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है ये उर्वरक, और ये पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना स्टूडेंट्स, 21% है। तो बढ़ते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि CaC2 जल से उपचारित करने पर यह देता है। तो स्टूडेंट्स, CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 का जो नाम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे हम लोग आमतौर पर घरेलू भाषा में स्टूडेंट्स कार्बाइड भी कहते हैं। कार्बाइड जिससे हम लोग फल पकाने का काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये वही कैल्शियम कार्बाइड होता है। और स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब हम जल से करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एसिटिलीन गैस मुक्त करता है, यानी C2H2। ये कौन सा गैस देता है स्टूडेंट्स, एसिटिलीन गैस देता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया आपके जल से कराने पर ये आपके C2H2 प्रदान करता है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपको मुक्त रूप में CaOH हॉल 2, ये आपके मुक्त रूप में स्वतंत्र हो जाते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो जब भी कैल्शियम कार्बाइड की विक्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलता है, और इसी एसिटिलीन गैस से हम लोग कृत्रिम तरीके से फल को पकाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब प्राकृतिक तौर पे जो फल पकता है वो आपके एथिलीन गैस से पकता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम लोग सभी के सूत्र की बात करें तो सूत्र से ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट के सूत्र क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम सल्फेट के सूत्र होते हैं NH4 हॉल 2 SO4। यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो स्टूडेंट्स NH4 NO3। और सुपर फास्फेट की बात करें स्टूडेंट्स सूत्र की, तो सुपर फास्फेट की सूत्र होती है CaH2
PO4 हॉल 2। अब स्टूडेंट्स गौर किया जाए तो आपके इस तीनों विकल्प में नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं, चाहे आपके अमोनियम सल्फेट हो, यूरिया हो या आपके अमोनियम नाइट्रेट हो। लेकिन क्या स्टूडेंट सुपर फास्फेट में आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है? अगर हम सुपर फास्फेट की बात करें तो क्या इसमें नाइट्रोजन है? तो नहीं है स्टूडेंट्स। इसलिए जो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है वो है आपके सुपर फास्फेट। आई बात समझ स्टूडेंट्स? जो सुपर फास्फेट है वो आपके नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में उर्वरक ही है, बाकी सभी आपके नाइट्रोजनीय उर्वरक है, लेकिन सुपर फास्फेट आपके नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। लेकिन यह भी पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो नाइट्रोजनीय उर्वरक और कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक में जैसे आपके यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सभी जितने होते हैं ये सभी स्टूडेंट्स आपके नाइट्रोजनीय उर्वरक होते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्टूडेंट्स, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी जल द्वारा अपघटन करेंगे तो ये हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है वो जल से रिलेटेड है। जब भी हम जल से कोई भी चीज़ का हम संबोधन करते हैं तो उसमें हाइड्रो का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो रासायनिक अपघटन जल द्वारा होता है। जैसे स्टूडेंट किसी चीज़ को अगर हम जल में छोड़ देंगे, स्टूडेंट्स अगर हम इसको जल के अंदर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये जल में सर कर अपघटित हो जाएगा। तो जल के द्वारा जो भी चीज़ अपघटित होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसे जल द्वारा रासायनिक अपघटन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्टूडेंट्स की फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो स्टूडेंट्स फार्मिक अम्ल जो होता है वो आमतौर पर ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो कि अक्सर आपके विषैले जो आपके कीट होते हैं, जैसे कि चींटी, लाल चींटी, शहद वाली मधुमक्खी, बिच्छू और जो बड़े जो आपके होते हैं जिसे हम लोग बर्रो बोलते हैं आमतौर पर, या उसका बड़े जो मधुमक्खी होते हैं, कहीं कहीं इसे भौड़ा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सभी जो काटते हैं तो इससे जो होता है स्टूडेंट्स फार्मिक अम्ल उत्पादन होता है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में स्टूडेंट्स लाल चींटी एक ऑप्शन है आपका। लाल चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल आपका वहाँ पर स्त्राव होता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स आपकी त्वचा लहरने लगती है और आपको जलन होती है, और कभी कभी ज़्यादा काटने पर यह शरीर में जानलेवा भी हो सकती है। तो फार्मिक अम्ल ये घातक चीज़ है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका उपयोग भी होता है रबड़ जमाने, रंगने में, चमड़ा के उद्योग में, ये सभी में स्टूडेंट्स आपके फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है HCOOH। तो चूँकि COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह है, अभिक्रियाशील समूह COOH होती है, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह जो होता है एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यह एक विषैला पदार्थ है, लेकिन ये कई जगह उपयोग भी होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्याही किससे बनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो स्याही होती है ये एक प्रकार की लिखने की सामग्री है जिसका उपयोग हम लोग पेन में आमतौर पर करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स होती है ये आपके टेनिन से बनाई जाती है। टेनिन एक प्रकार का
ये पदार्थ होता है प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग करके हम लोग स्याही का निर्माण करते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की कैल्प क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसे समझने की ज़रूरत है। तो आप देखते होंगे स्टूडेंट समुद्र के अंदर जो होते हैं कई विशाल जंगल होते हैं, और जो सबसे बड़ा जंगल होता है जहाँ पर कि बिल्कुल एकदम विशाल ये जंगल जो होता है बिल्कुल झाड़ीदार, उसे हम लोग स्टूडेंट्स उसी जगह को हम लोग कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन होता है, तो जहाँ घना जंगल होता है उसे हम लोग कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं। इसका जो स्टूडेंट्स क्षेत्रफल होता है वो लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन यह खूबसूरत भी होते हैं, और इस जंगल में स्टूडेंट समुद्र के अंदर 260 फुट तक लंबे पौधे पाए जाते हैं। 260 फुट तक लंबे। यह एक तरह का समुद्री शैवाल होता है स्टूडेंट्स, और इसी शैवाल के अंदर जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती है। तो आप समझ गए स्टूडेंट कैल्प क्या होता है। कैल्प एक समुद्री शैवाल है जिसमें कि आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग उत्कृष्ट गैस को समझते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय, या हम लोग इसे नोबल या निष्क्रिय गैस भी इसे हम लोग कह सकते हैं। निष्क्रिय यानी कि जो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे इस पूरे पृथ्वी पे अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। ये जो गैस होते हैं स्टूडेंट्स आपके होते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और उसके बाद रेडॉन। ये स्टूडेंट शून्य वर्ग के तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, इसलिए इसे अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि ये उत्कृष्ट हो जाते हैं, ये किसी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। इसलिए जितने भी अक्रिय गैस होते हैं आपके, वो खासकर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपके हीलियम, नियन, आर्गन, ये सभी आपके इस ग्रुप में आ गए, हीलियम, नियन, आर्गन। लेकिन जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन आपके उत्कृष्ट गैस नहीं होते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कलाइड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी कॉफ़ी या कोको और कोला जो पदार्थ होते हैं इसमें मुख्य रूप से कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? कैफीन। आई बात समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो CFC होता है स्टूडेंट्स यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक प्रकार के आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कि केवल आपके कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये सभी परमाणु इसमें मौजूद होते हैं। इसका इस्तेमाल आपके स्टूडेंट्स फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और स्टूडेंट्स एरोसोल में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपके परमाणु विमान के ईंधन होते हैं प्रणोदक के रूप में, और स्टूडेंट्स विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का प्रिऑन गैस भी इसे हम कहते हैं। इसके द्वारा ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है या ओजोन में छेद कर सकता है। इसलिए हम लोग अभी वर्तमान में इसकी जगह HFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो यहाँ पर स्टूडेंट्स HFC हम लोग अभी
HFC का प्रयोग करते हैं। CFC के जगह पर, ये जो C के जगह पर हम लोग स्टूडेंट्स H का, यानी कि इस कार्बक्लोरो के जगह पे हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? HFC का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे स्टूडेंट्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि CFC के विकल्प में हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्टूडेंट्स कि रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स रबर को जो हम सल्फर से गर्म करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो थी स्टूडेंट्स, ये बल्कनीकरण कहलाती है। बल्कनीकरण। तो स्टूडेंट्स ये बल्कनीकरण क्या होता है? बल्कनीकरण होता है जो सल्फर से हम इसे क्या करते हैं, वॉश करते हैं स्टूडेंट्स रबर को, जिससे कि इस रबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका लचीलापन और खिंचाव को बढ़ाया जाता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्टूडेंट्स की अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा इसके कारण होती है तो कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे स्टूडेंट्स कि अम्ल वर्षा होती क्या है। तो अम्ल वर्षा जो होती है स्टूडेंट्स, वो प्राकृतिक रूप से ही वो अम्लीय होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो वायुमंडल में जो इतने सारे कारखाने, वाहन आदि जो चलते हैं, उससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जल में घुल जाते हैं और ये सभी क्या बन जाते हैं, ये सभी नाइट्रिक अम्ल और गंधक का एक तरह का, ये जिसे हम लोग एसिड या तेजाब कहते हैं, ये एसिड बन जाता है। और ये क्या होता है, ये बारिश के साथ ये आपके भूमि पर गिरते हैं, जिससे कि आपके इससे क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स कि ये छोटे छोटे जीव जंतु इससे मरते ही हैं। साथ में जिस जगह पर ये बारिश की बूंदें गिरती हैं, उस जगह पर ये उसका जो कलर होता है वो डिस्कलर करता है। जैसे कि ताजमहल का इस समय आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल का जो रंग है इसी अम्ल वर्षा के कारण ख़राब हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ये होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न स्टूडेंट्स की लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो जंग जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग किसी लौह को, जैसे मान लो हम लोग कोई भवन का निर्माण करते हैं, तो इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स ये लोहा छूटा हुआ रहता है, आप देखते हैं कि ये लोहा पूरा बिल्कुल मतलब कि इसके ऊपर जो एक पपड़ी तरह की पड़ जाती है और इसका रंग भी जो होता है दूसरा हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसे ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों चीज़ से हमेशा मिलती रहती। कभी ये बारिश में भीगता है, फिर कभी ये वायु को ऑक्सीजन संपर्क करता है। तो जब भी इसमें जंग लगना है, तो जंग लगने के लिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और नमी दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसे ऑक्सीजन और नमी से अगर हम बचा लें तो इसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग इस पर कलर कर देते हैं लोहे पर, या इसे हम लोग इसका रबर, इसके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा देते हैं, और भी कई तरह से ग्रीस लगाकर, वार्निश लगाकर, तेल लगाकर, या उसे ऐसे जगहों से बचाकर हम लोग इसमें जंग लगने से बचाते हैं। जंग लगना का हम लोग स्टूडेंट संक्षारण भी, दूसरे शब्दों में हम इसे संक्षारण भी कहते हैं। तो जंग लगने की शर्त होती है कि आपके ऑक्सीजन, नमी और जल। तो नमी तभी होगी जब वहाँ पर जल वायु में होगा नमी, तो वहाँ जल जरूर होगी, तभी इसमें जंग लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो आप तो ये सभी जानते होंगे सभी बच्चे की पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट्स ग्रेफाइट जो होता है ये आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, जिसमें ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता क्या होती स्टूडेंट्स?
रेडियो सक्रियता हम तब कहते हैं जब कोई भारी परमाणु का नाभिक होता है। आप जानते हैं एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ये जो भारी नाभिक होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये अपने भार से ये फटकर अल्फ़ा, बीटा और गामा जैसे घातक ये रे को एक्सपोज करता है। और स्टूडेंट्स ये किरण इससे हमेशा निकलता है, जिसमें कि ये गामा बहुत घातक किरण होती है। ये आपके पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक होता है। साथ ही स्टूडेंट्स यह एक प्रकार की परमाणु विस्फोट होती है, जिससे कि बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की गई थी स्टूडेंट्स, वह हेनरी बेकरल जी के द्वारा की गई थी। हेनरी बेकरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोज की थी। और अब स्टूडेंट्स ये प्रयोगशाला में रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो पदार्थ बनाए भी जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रेडियो एक्टिव जो था वो आपके हेनरी बेकरल ने खोज की थी। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में यहाँ पर आप लोगों के लिए इतने प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि आज का भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो आपको और भी बेहतर रूप से प्रदान करने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स जो लोग नए अगर इस चैनल को देख रहे हैं, नए कोई भी अगर देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप सभी के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं जो कि आपको आगे आगामी रेलवे और एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स। तो बने रहिए इस चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।